यूट्यूब चैनल अमित परिवार में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत परिणामित्र, जिसे आप लोग इंग्लिश में ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर की हिंदी है परिणामित्र। आप लोगों की बेहद डिमांड पर मेरा जो टॉपिक चल रहा था उससे हटकर कि सर ट्रांसफार्मर पढ़ा दीजिए, ट्रांसफार्मर पढ़ा दीजिए, सबकी अपील आ रही थी। उसको देखते हुए मैंने ट्रांसफार्मर आज शुरू करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए। वैसे भी यूपीपीसीएल का ये मेन इंस्ट्रूमेंट है और इसी से पूरा विद्युत को हम एक जगह से दूसरे जगह पारेषित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और फिर इसका वितरण भी करते हैं हम लोग। तो हर जगह पर हमारा ट्रांसफार्मर का यही प्रयोग है, विद्युत उत्पादन में और प्लस उनके ट्रांसमिशन में। तो हम लोग देखते हैं परिणामित्र। परिणामित्र हिंदी में है, अंग्रेजी में है ट्रांसफार्मर। परिणामित्र है क्या? आपका ट्रांसफार्मर है क्या? ये हम लोग जानेंगे। तो परिणामित्र एक ऐसी वैद्युत युक्ति है जो निम्न वोल्टता की एसी शक्ति को उच्च वोल्टता की एसी शक्ति में अथवा उच्च वोल्टता की एसी शक्ति को निम्न वोल्टता की एसी शक्ति में एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करती है और बिना आवृत्ति परिवर्तन के। इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक एसी प्रत्यावर्ती एसी स्थैतिक वैद्युत युक्ति है जो प्रेरण कोष्ठ में इंडक्शन और ये कौन सा प्रेरण? तो आप कह सकते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण जिसे कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। जो प्रेरण, कौन सा प्रेरण? अन्योन्य प्रेरण या इंग्लिश में कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कर एक समान आवृत्ति पर निम्न वोल्टता की शक्ति को उच्च वोल्टता की शक्ति में उच्च वोल्टता की शक्ति में या
उच्च वोल्टता की शक्ति को निम्न वोल्टता की शक्ति में परिवर्तित करता है तथा उसे एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। इस तरह से ट्रांसफार्मर को हम परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक ऐसी स्थैतिक वैद्युत युक्ति है, इसमें कोई घूर्णीय भाग नहीं होता है। ऐसी वैद्युत युक्ति है, ऐसी यानी प्रत्यावर्ती, जो प्रेरण में भी अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कर एक समान आवृत्ति पर निम्न वोल्टता यानी ये आवृत्ति को नहीं बदलता, निम्न वोल्टता की शक्ति को उच्च वोल्टता की शक्ति में या उच्च वोल्टता की शक्ति को निम्न वोल्टता की शक्ति में परिवर्तित करता है तथा उसे एक परिपथ में यानी उस शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है पहला सर्किट हो गया और सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरा परिपथ या दूसरा सर्किट हो गया, उसमें स्थानांतरित करता है। अब हम लोग जो है इसमें देखेंगे, इसकी मेन पॉइंट्स और भी देख लेते हैं। इसमें पॉइंट्स अभी तो हम लोगों ने परिभाषा लिखा, अब इसकी मेन पॉइंट्स देख लें। मेन पॉइंट देखें। पहली पॉइंट यह यानी ट्रांसफार्मर यह सिर्फ एसी पर, एसी का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा पर, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा या एसी पर कार्य करता है। डीसी पर नहीं, दिष्ट धारा पर नहीं। अगली पॉइंट आप लिख लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी पॉइंट्स जो आप लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें। अगली पॉइंट, यह आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना सिर्फ एसी वोल्टेज को कम या अधिक करता है। कम या अधिक करता है। अगली पॉइंट, जो
ट्रांसफार्मर, T/F लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है उसे ऊंचाई परिणामित्र स्टेप अप कहेंगे इंग्लिश में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई भी कहते हैं, उत्क्रम भी कहते हैं, ऊंचाई परिणामित्र या उत्क्रम परिणामित्र। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगली पॉइंट जो मेन है वो देख लें। अगली पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, चौथी लिख लें पॉइंट, यह अन्योन्य या इसको पारस्परिक कहते हैं। अन्योन्य या पारस्परिक प्रेरण, इंग्लिश में कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी समझा देते हैं। अगली पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, पांचवी पॉइंट, इसकी दक्षता सभी वैद्युत उपकरणों में सबसे अधिक होती है। सभी वैद्युत उपकरणों में सबसे अधिक होती है। अगली पॉइंट, इसकी दक्षता 98% तक हो सकती है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता इतना तक हो सकती है। अगली पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, 1 लाख बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम हो सकती है तो 98%। ये भी पूछा है किस प्रेरण के सिद्धांत पर या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी दक्षता मैक्सिमम कितनी है? 98% है। और दक्षता के लिए शर्त भी है, अधिकतम दक्षता की शर्त अधिकतम दक्षता की शर्त भी बहुत पूछता है।
ये भी जो है 1,00,000 बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी 1,00,000 बार पूछा जा चुका। अधिकतम दक्षता की शर्त है लौह हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ। लौह हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ, ये इसकी शर्त है। ये भी बहुत पूछा है। लौह हानियाँ स्थिर हानियाँ होती हैं और ताम्र हानियाँ चर हानियाँ होती है, तो इसे आप कहेंगे स्थिर भी हानि, ऐसे भी कह सकते हैं स्थिर हानि, और इसे कह सकते हैं बराबर चर हानि। वेरिएबल लॉस, चर हानि को कहेंगे वेरिएबल लॉस। अगली पॉइंट इसमें लिख लें, आठवीं पॉइंट इसमें लिख लें, यह आवृत्ति, जिसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं या साइकिल पर सेकेंड में, आवृत्ति एफ में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कोई परिवर्तन नहीं करता है। अगली पॉइंट इसी में लिख लें। अगली पॉइंट यहां लिख देता हूं। अगली पॉइंट 9वीं पॉइंट लिख लें, जिस वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है, उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और उस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसको हम प्राइमरी मानेंगे, किसको सेकेंडरी मानेंगे। तो जिस परिपथ में हम एसी सप्लाई डालेंगे वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, और जिससे लोड को जोड़ते हैं वो हमारी सेकेंडरी कुंडलन होगी, अथवा सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी परिपथ होगा। तो अगली पॉइंट लिख लें, दसवीं पॉइंट लिख लेते हैं। जिस वाइंडिंग से लोड को कनेक्ट करते हैं, लोड का मतलब समझ रहे हैं, जो हम लोग घरों में सप्लाई जहाँ से लाएंगे और फिर अपना पंखा चलाएंगे, सभी लोग अपना लोड उस पर डालेंगे। कोई टुल्लू चला रहा है,
कोई हीटर जला रहा है सबके घरों में, वो सारा लोड जो है आपके ट्रांसफार्मर से ही कनेक्शन सबके घरों में, पूरे शहर में, उस कस्बे में, उस गांव में सप्लाई जाती है। तो इस तरह से वो लोड से जुड़ रही है। वो हमारा टुल्लू चला रही है तो हमारा टुल्लू क्या है? लोड है। पंखा लोड है, टीवी लोड है, एसी लोड है। तो इससे जब जोड़ेंगे जिसको, तो उस लोड को कनेक्ट करते हैं, जिस वाइंडिंग से लोड को कनेक्ट करते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीयक, उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कोष्ठ में द्वितीयक, द्वितीयक कुंडलन कहते हैं। और उस परिपथ को और इस परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहते हैं। अगली पॉइंट 11 लिख देते हैं। वाइंडिंग हेतु कॉपर व एल्युमिनियम के इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर या स्ट्रिप इंसुलेटेड वायर, इस पर इनेमल लेप चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? इनेमल लेप। आप देखते होंगे कि हमारा जो कॉपर वायर होता है वो बहुत चमकीला और पीला पीला, हल्का रेडिश लाल पीला दिखता है। तो उस तार के ऊपर इनेमल लेप चढ़ा रहता है और वह जो है इंसुलेशन है। अतः तार को आपस में, कई तारों को एक साथ जोड़ दें तो एक तार की धारा दूसरे तार में नहीं प्रवाहित होगी, वो आपस में शॉर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो वायर होता है वो इंसुलेटेड होता है, इनेमल लेप लगा होता है, अथवा उस पर ऑलरेडी खोल चढ़ा रहता है। आप देखेंगे कि कभी कभी आपके घरों में वेल्डिंग के लिए ट्रांसफार्मर लेकर आते हैं तो वाइंडिंग वो खोल देते हैं, क्योंकि एयर कूलिंग होती है तो एक तरफ से ढक्कन हटा देते हैं। तो उसमें देखेंगे कि या तो पीला पीला आपको तार दिखेगा अथवा इंसुलेटेड उसके ऊपर से खोल भी चढ़ा रहता है। तो ऐसी वाइंडिंग आपको दिखेगी। तो हमारा तार जो है वो इंसुलेटेड होता है। ये जल्दी कोई नहीं बताता है, सब लोग खाली कहेंगे कॉपर या एल्युमिनियम के आपका वायर भी होगा अथवा स्ट्रिप भी हो सकती है। स्ट्रिप माने पत्तीदार। तो ये वाइंडिंग हेतु प्रयोग करते हैं और इंसुलेटेड वायर का प्रयोग करते हैं। ये वाइंडिंग जिस पर लपेटी जाती है उसे ट्रांसफार्मर का क्रोड
अंग्रेजी में कोर बोलेंगे, उसे ट्रांसफार्मर का कोर कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, यह कोर साधारणतया सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील सिलिकॉन इस्पात अथवा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है और इस्पात में आप लोगों को बताया गया था कि मिश्र इस्पात में क्या है कि जो धातु मिलाई जाती है इस्पात में, उसी मिलाई हुई धातु के आधार पर उस इस्पात का नामकरण करते हैं। तो अगर सिलिकॉन इस्पात में मिलाएंगे तो उसे हम कहेंगे सिलिकॉन स्टील। तो इस्पात में सिलिकॉन 4% मिलाया जाता है। अगली पॉइंट मिटा देते हैं, अगली पॉइंट लिख लें, क्रोड जो है हमारा, क्रोड अथवा कोर, ये सिलिकॉन इस्पात का भी बनाते हैं। आगे बेटा लिख लें, उसी में लिख लें बनाया जाता है, और चाहे यहीं लिख लें, और वैसे कच्चे लोहे से भी बनाया जा सकता है, से भी बनाया जा सकता है। हम लोग अगला पॉइंट लिखें, क्रोड सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लैमिनेट कर बनाया जाता है। लैमिनेट यानी परतदार। कर बनाया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें, पत्तियों की मोटाई बहुत पूछता है, ये भी बहुत पूछता है, ये भी पूछता है सिलिकॉन इस्पात का क्रोड बनाया जाता है, किसका क्रोड बनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लिख लें पत्तियों की मोटाई
0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। अगली पॉइंट, इन पत्तियों पर वार्निश का लेप चढ़ा होता है। वार्निश कोटेड होती है या वार्निश का लेप चढ़ा होता है। वार्निश विद्युत का कुचालक है। वार्निश क्या है? विद्युत का कुचालक है। तो इस तरह से सारी पत्तियां एक दूसरे से जुड़ने के बावजूद भी वो अलग रहती हैं। अतः सभी पत्तियां लैमिनेशन, यही है लैमिनेट या लैमिनेशन, परतदार वही है। लैमिनेशन के बाद भी एक दूसरे से वैद्युत रूप से अलग होती हैं। अलग होती हैं। अतः इन पर लपेटी गई प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से वैद्युत रूप से अलग होती हैं। अगली पॉइंट लिख लेंगे, प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग का युग्मन युग्मन का मतलब जोड़ना। युग्मन का कार्य चुंबकीय फ्लक्स करता है। इस तरह से ये मेन आपकी पॉइंट्स रहीं जिसको कि आप ध्यान से देख रहे हैं। अब इस पर आप एक एक करके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि अभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पॉइंट हमने क्या क्या लिखा, आपने इसको
नोट भी करेंगे तो इसको समझना जरूरी है। पहली पॉइंट आपने जैसे यहाँ पर लिखा कि ये अन्योन्य या पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन है क्या, ये अभी आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए अभी आपको इंडक्शन और एसी की अन्य थ्योरी पढ़ना जरूरी था, लेकिन आप लोग अपील करने लगे कि नहीं सर पहले ट्रांसफार्मर पढ़ाइए। तो खैर ठीक है, मैंने शुरू कर दिया। तो बीच बीच में बेटा जो टॉपिक आपको अभी नहीं बताया गया है उसको भी मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। बाकी इन सबको डिटेल में आपको और मैं बृहद रूप से समझाऊंगा। तो अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण है क्या, तो पहले तो आप देख लें। अन्योन्य प्रेरण इसकी बात हुई जिसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जब एक कुंडली ले लें, जब एक कुंडली में एसी सप्लाई डालें, कौन सी सप्लाई डालेंगे, एसी सप्लाई। ये इधर से एसी सप्लाई डालें ऐसे, और इसके पास में दूसरी कुंडली ले आऊं, इसके पास में दूसरी कुंडली ले आऊं, और ये बिना किसी स्रोत के, इसमें तो आप सप्लाई दे रहे हैं, एसी यहां से सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एसी सप्लाई करते ही इसके पास यदि बिना कोई स्रोत से जुड़ी हुई अगर दूसरी कुंडली ले आते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, इसमें धारा भी चलने लगेगी, ऐसे आपका परिपथ पूरा करने लगेगा। इस तरह से आपका परिपथ चलने लगेगा। तो इसी को अन्योन्य या पारस्परिक प्रेरण कहते हैं। क्या है कि जब एक कुंडली में एसी सप्लाई क्यों देंगे, एसी देखिए ना, यहाँ इसका अधिकतम मान है, फिर यहाँ पर 0 मान हो जाता है, फिर यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0 मान हो जाता है। तो इस तरह से एसी जब परिपथ में प्रवाहित होती है तो वह अपना मान स्वतः घटाती व बढ़ाती रहती है। इस तरह से इसमें जो फ्लक्स फाई निकलेगा, फ्लक्स फाई निकलता है, वह जो है परिवर्तित होता रहता है, और वो परिवर्ती फ्लक्स जब किसी कुंडली से दूसरी कुंडली से कटते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हो जाएगा, इसको कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। यह है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। E2 बराबर हो जाएगा -N2 d∅dt वोल्ट, ये उत्पन्न हो जाता है। यही है आपका म्यूचुअल अन्योन्य पारस्परिक प्रेरण, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इस फार्मूले से इतने वोल्ट का बनने लगता है, और इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन अब सर्कुलेट होने लगते हैं और इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें स्वप्रेरण होता है, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा। तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा तो इसमें उत्पन्न होगा E1, और ये होगा सेल्फ स्वप्रेरण होगा। E1 बराबर ऐसे हो जाएगा -N1 d∅dt। ये आपके प्राइमरी में हो जाएगा, इसमें ये प्राइमरी में हो गया। प्राइमरी में मान लीजिए टर्नों की संख्या N1 है, तो ऐसे, तो इसी को हम लोग पारस्परिक प्रेरण कहते हैं कि जब एक कुंडली में
कोई भी परिवर्ती फ्लक्स यानी जस्ट लाइक एसी डालें तो उसमें परिवर्ती फ्लक्स निकलेगा, और वो फ्लक्स यदि उसके पास बिना किसी स्रोत से या किसी सेल या बैटरी से बिना जुड़ी हुई अगर सादी कॉइल लाते हैं और उसके दोनों सिरे आपस में शार्ट हैं, तो पास लाते ही इस कुंडली में भी इस फार्मूले से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे आप कहते हैं ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है, जिसका मान इस फार्मूले से आ जाएगा, और इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगता है और वो जो है चलने लगते हैं, जिससे हमें धारा मिलने लगती है। तो यही है अन्योन्य प्रेरण। अब फ्लक्स ये आए कहाँ से, तो हम लोगों को सबसे पहले ओरस्टेड वैज्ञानिक ने इसमें फ्लक्स कहाँ से आया, तो धारा का नेचर है कि ये जहाँ से भी जाती है वहाँ पर ये ऊष्मीय प्रभाव भी छोड़ती है। आपका देखिए तार गर्म हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव भी छोड़ती है, चुंबकीय प्रभाव भी छोड़ती है। तो ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया, वैज्ञानिक ओरस्टेड ने क्या बताया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक ओरस्टेड ने क्या बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लें। ये भी 1 लाख बार पूछा गया प्रश्न है जो आपको बताने जा रहे हैं। 1 लाख बार ये पूछा गया प्रश्न है। उन्होंने बताया कि जब कोई आवेश Q स्थिर है, आवेश Q स्थिर है, तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र, इसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनता है। यही बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, हर कंपटीशन में पूछता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र बनेगा। यदि आवेश स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र बनेगा, वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों तरफ आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र बनना है। अगली पॉइंट, ये पहली स्थिति है। दूसरी की पॉइंट आप लिखेंगे, जब आवेश वायु में गतिशील हो, यही आवेश Q जो है वो वायु में गतिशील हो, वायु में गतिशील हो, वायु में गतिशील हो, ये आपकी सेकेंड है। तब इसके चारों तरफ, तब इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, प्लस चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों बनने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा, अब साथ में चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनने लगते हैं, दोनों बनने लगते हैं। यही प्रश्न पूछता है, बहुत पूछता है बेटा, कि जब आवेश स्थिर है तो उसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र बनेगा, तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा। जब आवेश वायु में गतिशील हो, आवेश, ये आवेश Q आवेश है, Q कूलम, तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और यदि, अगली पॉइंट में लिख देता हूं, यदि आवेश यही Q तार में गतिशील हो, किसमें गतिशील हो, तार यानी चालक में, तार या वायर, वायर कहेंगे, में गतिशील हो, वायर को कंडक्टर भी कहेंगे, में गतिशील हो, तो इसके चारों तरफ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चारों तरफ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसके चारों तरफ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो जब ये तार में, किसी तार में यही आवेश अगर इस तार में चल रहा है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
तो इस तरह से आवेश अथवा धारा, आवेश चल रहा है, इसमें Q चल रहा है, Q चल रहा है, अर्थात धारा चल रही है। आवेश चलने के, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो बेटा चाहे आवेश इस तार में चले अथवा आप कहें कि धारा चल रही है, दोनों दशाओं में इसके चारों तरफ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जब आवेश वायु में गतिशील होता है तब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है। और जब आवेश स्थिर होता है, तो ये तीसरी आपकी कंडीशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लें। इसी के आधार पर अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब ओर्स्टेड साहब ने ये बताया कि जब आवेश अथवा धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो बहुत सालों बाद फैराडे ने सोचा कि यदि आवेश के तार में चलने से चुंबक बन सकता है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बिना चुंबक के देखिए चुंबक बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जबकि आप चुंबक लेंगे तो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और अन्य आपका कोई लोहे की या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होगा तो उसे वो अपनी ओर खींचने लगेगा, या अन्य चुंबक को ले आएंगे तो उस पर बल आरोपित करने लगेगा, तो वो उसका चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र आपका बन रहा है, केवल आवेश के चलने से अथवा धारा के चलने से। तब फैराडे ने ये सोचा कि यदि आवेश अथवा धारा के चलने से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को चलाने से तार में धारा भी बहनी चाहिए या आवेश भी पैदा होना चाहिए। तो उन्होंने नियम एक जो अपना सोचा वो सही भी हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और आज उसी नियम के आधार पर हम लोग जो है वैद्युत ऊर्जा का जनरेशन कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी में, चाहे डैम पर, कहीं भी हम बांध द्वारा बिजली बना रहे हैं। प्रत्येक जगह जो वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत भी आपको भी बताऊंगा। तो ये है, फैराडे ने ये सोचा कि जब तार में धारा अथवा आवेश के चलने से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के चलने से तार में आवेश भी पैदा होना चाहिए। और इस बात के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। एक कॉइल लिया और एक चुंबक लिया, कॉइल के चारों तरफ अब चुंबक को चलाना शुरू किया तो उनको सफलता मिली। देखा कि कॉइल में धारा प्रवाहित होने लगी, तो वहीं बन गया उनका फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और आज उसी पर पूरा विश्व जो है वैद्युत ऊर्जा का जनन कर रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब आवेश कहीं गतिशील होता है तार में, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, या धारा चलती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहेंगे वो बनने लगती है। हम लोगों को भी बताया जाता है कि छत पर से तार अगर गया है तो हम लोगों को भी बताया जाता है कि उसके पास न जाइए, नहीं तो वो खींच लेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड, हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, खून पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, और उस रक्त में आयरन होता है, लोहा होता है। इस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे रक्त यानी हमारी बॉडी में जो आयरन है, लोहा है, उसके कारण वो हमारे शरीर को खींचता है। और कभी कभी दुर्घटना हो जाती है कि कब हमारा हाथ या कब हमारी बॉडी उस तार से चिपक गई और हमें पता भी नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है कि उससे दूर रहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा और उससे चुंबकीय फ्लक्स फाई निकलने लगेगा।
तो इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स फाई निकलने लगेगा। इसी तरह से जब इस प्राइमरी कुंडली में हम लोग एसी धारा प्रवाहित कराते हैं तो एसी धारा के कारण इसमें इसका एक चुंबकीय फट चुंबकीय हो जाएगी और जिसके कारण इससे एक चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगता है। और ये भी चुंबकीय फ्लक्स एक तरह से आप देखेंगे जब धारा अधिक जाएगी तो अधिक फ्लक्स बनेगा और जब धारा का मान शून्य हो जाएगा तो चुंबकीय गुण शून्य हो जाएगा। इस तरह से यूं भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से परिवर्ती फ्लक्स निकलता है और वो फ्लक्स जब किसी अन्य दूसरी कॉइल से कटता है तो इस कॉइल में बिना किसी कनेक्शन के अपने आप धारा बहने लगती है। यही सिद्धांत हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर अथवा परिणामित्र में काम करता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण अथवा प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो अब आप ट्रांसफार्मर अपना देख लें। ट्रांसफार्मर में दो परिपथ होता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत देखें। परिणामित्र का कार्य सिद्धांत एक क्रोड हो गया बेटा, जो आपने अभी पढ़ा कि सिलिकॉन इस्पात का लैमिनेटेड यानी परतदार लैमिनेशन आप लोग कराते होंगे अपने मार्कशीट का, तो देखते होंगे कि उस मार्कशीट पर आप पन्नी चढ़वाते हैं और एक पन्नी नीचे, फिर उसमें अगली लेयर आपके मार्कशीट की, फिर उसके ऊपर दूसरी पन्नी की एक सतह चढ़ जाती है। तो इस तरह से जब कोई चीज़ कई परतदार बनती है तो उसे को हम लैमिनेशन कहते हैं या लैमिनेटेड कहते हैं। तो इस तरह से हमारी सिलिकॉन इस्पात की जो पतली पतली पत्तियां होती हैं, जिसमें हमारा सिलिकॉन 4% मिला हुआ है, उस इस्पात की पतली पतली पत्तियां जिनकी मोटाई 0.35 mm, बहुत पूछता है कि क्रोड किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन इस्पात का बहुत पूछता है, उसकी मोटाई कितनी रखी जाती है, तो 0.35 mm से 0.5 mm। तो इसको परतदार, वैसे जैसे आपने मार्कशीट अपनी लैमिनेट कराया वैसे ही इसे भी लैमिनेट करके बनाते हैं। एक सॉलिड पीस का इस टाइप का एक ठोस नहीं बनाते हैं, इसकी पतली पतली पत्तियां बना लेते हैं और उन पत्तियों को आपस में चिपका कर बनाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि वाल पुट्टी वगैरह लगाते हैं तो वो जो है इस्पात की पतली पतली पत्तियां लिए रहते हैं, उससे दीवार को खुरसते हैं, दीवार में पुट्टी भरते हैं। तो वैसे ही वो पत्तियां होती हैं, वैसी मोटाई की होती हैं और उस सिलिकॉन इस्पात की होती हैं। अगर सिलिकॉन इस्पात नहीं है तो हम लोग कच्चे लोहे का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको विकल्प के रूप में बताया गया है। तो उसका हम लोग जो है क्रोड बनाएंगे, तो क्रोड बना देते हैं। ये हमारा क्रोड हो गया। ये आप देखेंगे, ये पतली पतली पत्तियों को ऐसे मैंने बना दिया। ये पतली पतली पत्तियां ऐसे ऐसे लगी हुई हैं और ऐसे ऐसे। ये लेमिनेटेड है। इधर वाला पोर्शन हम लोगों का ऐसे आ जाएगा। अब इस पर
हम लोग वाइंडिंग लुपेटेंगे। ऐसे और यहाँ से एसी सप्लाई देंगे। ये एसी का सिंबल है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव ये चलती है, तो लिख भी देता हूँ। यहाँ से एसी सप्लाई दे रहे हैं, जिधर से एसी सप्लाई देंगे उसे कहेंगे प्राइमरी सर्किट। तो ये हमारी हो गई प्राइमरी सर्किट। ये हो गया हमारा प्राइमरी परिपथ हो गया ये। यहाँ से जो वोल्टेज देंगे उसे V1 कहेंगे, और इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे E1 कहेंगे। इसमें जो धारा बहेगी उसे I1 कहेंगे, और इस कुंडली में जो टर्नों की संख्या होगी उसे N1 कहेंगे। प्राइमरी के लिए सब 1 1 1 1 ले लें, तो इस तरह से प्राइमरी परिपथ में या प्राइमरी ये वाइंडिंग हो गई। ये प्राइमरी वाइंडिंग में आप देखेंगे सप्लाई वोल्टेज को V1 कहेंगे, इसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 उत्पन्न होगा, धारा I1, और मान लिया कि इसमें टर्नों की संख्या N1 है। इसी तरह से अब सेकेंडरी में हम लोग लेंगे, तो सेकेंडरी में भी हम लोग ऐसे ऐसे लेंगे। चलिए ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंडरी परिपथ। और सेकेंडरी परिपथ में जो धारा बहेगी, मान लीजिए धारा बह रही तो इसे I2 कहेंगे, इधर के वोल्टेज को V2 कहेंगे, इधर के विद्युत वाहक बल को E2 कहेंगे, और इसमें टर्नों की संख्या को N2 कहेंगे। अब यहाँ से एक फ्लक्स फाई, ये फ्लक्स फाई प्राइमरी में जैसे ही धारा प्रवाहित कराएंगे तैसे ही फ्लक्स फाई इसमें उत्पन्न होगा, क्योंकि ये चुंबकीय हो जाएगी प्राइमरी, और ये फ्लक्स जो है ऐसे ऐसे चलने लगेगा। ऐसे ऐसे ये फ्लक्स फाई आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे, और फिर इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते से होते हुए ऐसे ऐसे फ्लक्स फाई ऐसे होते हुए और ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगा। तो इस तरह से आपसे बोला जाता है कि फ्लक्स कहाँ से आया। तो जब हम लोग प्राइमरी कुंडली में एसी सप्लाई डाले, तो ये अभी आपने ओरस्टेड ने बताया कि ये चुंबकीय हो जाता है। तो जैसे ये चुंबकीय हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, तैसे इसके फ्लक्स निकलेंगे और वो फ्लक्स फाई निकलेगा, और सेकेंडरी कुंडली से होते हुए, इस लोहे से होते हुए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है क्यों इस्पात का या क्यों लोहे का ही क्रोड बनाए, लकड़ी का क्यों नहीं बनाए, ये भी बहुत प्रश्न पूछता है। तो अगर लकड़ी का बना देंगे तो लकड़ी को जो है चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, या चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएं ही चुंबकीय फ्लक्स हैं। एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय फ्लक्स जो है वह लकड़ी में नहीं चल पाएगा, इसलिए क्रोड हम लकड़ी का, माइका का या कुचालक का नहीं बना सकते। जब भी बनाएंगे लौह धातु का ही बनाएंगे, फेरोमैग्नेटिक का ही बनाएंगे। लौह धातु
चुंबक हमेशा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसका जो चुंबकीय गुण होगा वह इस लोहे के क्रोड से होते हुए चलेगा। इस तरह से हमारा फ्लक्स लीकेज भी कम होगा। हमारा फ्लक्स जो है हवा में इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोहे से आकर्षित होता है। इसलिए सारा जितना भी इससे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा अथवा चुंबकीय फ्लक्स, उसी को कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स जितना भी निकलेगा वो सब इसी लोहे से होते हुए अपना परिपथ पूरा करेगा, वो हवा में इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरह से हमारा मैक्सिमम फ्लक्स प्राइमरी से निकलकर और सेकेंडरी से होते हुए सर्कुलेट होगा, प्रवाहित होगा। तो इसीलिए आपको कहा गया कि ये इंसुलेटेड वायर है। ये कौन सा वायर है? इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर है, इंसुलेटेड वायर है ये आपका, और इस पर भी वार्निश चढ़ी हुई है। यही आपको लिखाया गया है कि ये सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को, ये आपका कोर है, यही क्रोड है, जिसे आप लोग इंग्लिश में कोर कहते हैं। ये क्रोड है और किसका बनाया गया है? सिलिकॉन इस्पात का। यही बेटा सिलिकॉन स्टील का लैमिनेट करके बना है। लैमिनेट कर बना है। लैमिनेट का मतलब परतदार। एक सॉलिड पीस का न लेकर 0.35 mm से 0.5 mm एक पत्ती की मोटाई होती है, और ऐसे ही एक पत्ती और वो वार्निश कोटेड होती है। एक पत्ती के बाद दूसरी पत्ती, फिर दूसरी के बाद इधर तीसरी पत्ती, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे चिपकाते हुए एक मोटा सा पीस ऐसे बना लेते हैं। इसी को कोर अथवा क्रोड कहते हैं। इसी को कोर अथवा क्रोड कहते हैं। और इसी पर इंसुलेटेड वाइंडिंग जो है लुपेटी जाती है। अब आप देखेंगे कि लोहे पर आपने इस वाइंडिंग को लुपेट रखा है, लेकिन ये इंसुलेटेड वायर है, इसलिए लोहे की धारा और इसकी धारा से कोई लेना देना नहीं है। इस तार में जो धारा बह रही है वो अपने आप बहेगी, वो लोहे में नहीं जाएगी। और ऐसे सेकेंडरी वाइंडिंग भी आपकी इंसुलेटेड है, भले इस लौह क्रोड पर है, लेकिन ये भी वाइंडिंग आपकी इंसुलेटेड है। अतः इसकी भी धारा इस लौह क्रोड में नहीं उतरती है। अगर उतरेगी तो फिर क्या होगा कि दोनों परिपथ आपस में शार्ट करने लगेंगे, फिर दो परिपथ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सब एक दूसरे में धारा प्रवाहित होने लगेगी और सब बन जाएगा एक परिपथ। तो जो हम लोग कहते हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इंसुलेटेड वायर से वायरिंग की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। और अगली पॉइंट आपको लिखाया गया कि इनका चुंबकीय युग्मन होता है, यानी इनको जोड़ने का काम, इनको युग्मित करने का काम प्राइमरी का फ्लक्स है, वहीं सर्कुलेट होता है और सेकेंडरी से कटते हुए ऐसे अपना परिपथ पूरा करता रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैद्युत रूप से अलग हैं, इनका कोई वैद्युत कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनका चुंबकीय युग्मन होता है। इनको कौन जोड़ता है? चुंबकीय फ्लक्स जोड़ता है। और ये क्यों लकड़ी का या माइका का नहीं बनाया जाता है? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जब तक प्राइमरी का सेकेंडरी से कटेगा नहीं, तब तक इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या अन्योन्य प्रेरण की घटना नहीं होगी। इस तरह से इसमें जब फ्लक्स कटेगा नहीं, अन्योन्य प्रेरण होगा नहीं, तो अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा और ना ही इस तार के या वाइंडिंग के मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे और ना ही इसमें धारा का प्रवाह होगा। अतः इसमें जब हम लोग सप्लाई डालते हैं तब क्या होता है, अब उसको ध्यान से देख लें। तो जैसे इसमें प्राइमरी में हम लोग सप्लाई डालते हैं तो प्राइमरी कुंडली हमारी चुंबकीय हो जाती है और जिससे उसी के फ्लक्स इसके टर्नों से उलझकर कटने लगते हैं। जब किसी कुंडली से उत्पन्न किए हुए फ्लक्स उसी कुंडली के टर्नों से कटें
तो उसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो प्राइमरी में उत्पन्न होगा, इस कुंडली में उत्पन्न होगा सेल्फ विद्युत वाहक बल। E1 कौन सा है? सेल्फ है। तो इसमें उत्पन्न होगा E1 सेल्फ यानी स्वप्रेरित, सेल्फ को कहेंगे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और E सेल्फ बराबर है, यहाँ कोष्ठ में लिख दे रहे हैं, यही E1 है, यही E1 का मैं मान लिख रहा हूँ। ये E1 बराबर हो जाएगा माइनस N1, इसमें टर्नों की संख्या N1 d∅/dt और ये हो जाएगा वेबर बटे टाइम सेकेंड बराबर हो जाएगा वोल्ट, बराबर हो जाएगा वोल्ट। तो ये हो गया आपके प्राइमरी में उत्पन्न होगा स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब ये कॉमन फ्लक्स उभयनिष्ठ फ्लक्स है, एक तरह से यही दोनों में सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए एक कॉमन फ्लक्स मान लिया गया। तो ये उभयनिष्ठ फ्लक्स यानी म्यूचुअल फ्लक्स, आप यूं भी कहेंगे म्यूचुअल फ्लक्स। तो ये म्यूचुअल फ्लक्स जब सेकेंडरी से कटता है तो सेकेंडरी में इसमें उत्पन्न होता है E2, और E2 क्या है? पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये E2 अब इसमें उत्पन्न होगा। E2 जो है ये है अन्योन्य या म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल या अन्योन्य। ये E2 बराबर हो गया माइनस N2 d∅/dt, इतना वोल्ट। अब आप देख रहे हैं कि प्राइमरी में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और सेकेंडरी में म्यूचुअल या अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोनों में इसमें N2 क्या है? कुंडली में टर्नों की संख्या है। d∅ क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन, डिफरेंस इनटू फ्लक्स या डिफरेंस इन फ्लक्स में परिवर्तन, और बटे t क्या है? दर। हमेशा साइंस में दर होता है, जैसे हम लोगों के दैनिक जीवन में दर का मतलब रुपए से होता है कि भाई ये किस रेट में आलू है, प्याज है, कपड़ा है, पेट्रोल है, डीजल है। तो जैसे ही हम लोग रेट पूछते हैं तो वो रेट में जो है मूल्य आ जाता है, रुपया आ जाता है। वैसे साइंस में दर का मतलब टाइम आ जाता है, भाई कितने समय में कितना फ्लक्स का परिवर्तन हुआ, कितने समय में कितना काम हुआ, कितने समय में हम कितने किलोमीटर यात्रा किए। इस तरह से बेटा दर का मतलब साइंस में याद कर लीजिए कि साइंस में दर का मतलब टाइम होता है और टाइम सेकेंड में है। तो इस तरह से आपको लिखा गया फ्लक्स फाई का मात्रक वेबर और टाइम का मतलब सेकेंड, ये सेकेंड लिखा है, वेबर प्रति सेकेंड को ही वोल्ट कहते हैं। तो इस तरह से इतने वोल्ट का विद्युत वाहक बल और ये है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, वो प्राइमरी में उत्पन्न होता है और सेकेंडरी में जो है म्यूचुअल प्रेरित विद्युत वाहक बल या अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब अगली पॉइंट, ये जो विद्युत वाहक बल है आप लोगों ने पढ़ा है कि लेंज साहब ने ये बताया कि ये जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। अतः ये E1 जो है सप्लाई V1 वोल्ट की आपने सप्लाई देकर और इसमें प्रवाहित कराया है, जिससे जो है ये E1 विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अतः ये E1 जो है इस सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है अथवा इसमें बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है। तो आप अगली पॉइंट लिखेंगे कि E1 जो सेल्फ है, जो प्राइमरी में उत्पन्न होता है, यह E1 जो है, E1 प्रेरित विद्युत वाहक बल ये प्राइमरी का है और सेल्फ है या स्वप्रेरित है, तो इसी E1 की बात कर रहे हैं। E1 प्रेरित विद्युत वाहक बल सप्लाई
सप्लाई वोल्टेज V1 का विरोध करता है तथा प्राइमरी वाइंडिंग में धारा I1 को भी नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। ऐसे E2 के भी विषय में लिख लें। इस E2 के विषय में यहां लिख देता हूं। E2 क्या है? सेकेंडरी में उत्पन्न अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल है और यह E2 भी सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है और इधर से हम लोग लोड जोड़ेंगे, यहाँ पर लोड जोड़ेंगे, ये हमारा लोड जुड़ेगा तो विरोध करता है। और लोड हमारा पंखा है, टीवी है, ये सब लोड है, टुल्लू, हीटर, बल्ब, ये सब लोड है। और लोड में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है। इस तरह से हो गया, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे इसी में हम लोग पढ़ेंगे परिणमन अनुपात। देखेंगे कि परिणमन अनुपात क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर हम लोग देखें तो परिणमन अनुपात की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या परिणमन अनुपात। हम लोग देखते हैं परिणमन अनुपात। तो अगली हेडिंग हम लोगों की रहेगी परिणमन अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब हम लोग, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो कल इस पर परिणमन अनुपात से आगे चलेंगे, इसको देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए और साथ में मेरा भी नाम रोशन करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।